अयोध्या की चौखट पर करबद्ध खड़े थे उत्तर प्रदेश के भगवाधारी मुख्यमंत्री। मंत्रोच्चार के बीच योगी आदित्यनाथ ने अपना शीश नवाकर कौशल्या नंदन की पूजा अर्चना की, आरती की, मंगल कामना की। अयोध्या के सबसे भव्य और दिव्य मंदिर में स्थापित रामलला को पूजने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम भक्त हनुमान के दरबार में हाजिरी लगाकर आए थे। अयोध्या आगमन के तुरंत बाद मुख्यमंत्री सीधे हनुमानगढ़ी पहुंचे थे। अयोध्या के मध्य में स्थित अंजनी पुत्र के इस मंदिर में विधि विधान के साथ पूजा की। पवन सुत से अखंड आशीर्वाद लेने के बाद सीएम योगी रामलला का दर्शन करने पहुंचे थे। उस राम मंदिर में जो सनातनी आस्था का केंद्र बिंदु है, जहां सदियों की प्रतीक्षा के बाद सनातनियों की प्रतिज्ञा की पूर्णता इस अलौकिक मंदिर में परिलक्षित हो रही है, जिस मंदिर का अभी सिर्फ 80% काम ही पूरा हुआ है। भूतल के बाद प्रथम तल और अब द्वितीय तल का निर्माण तेजी के साथ किया जा रहा है, जिस पर 161 फीट ऊंचाई वाले मंदिर के शिखर का निर्माण किया जाएगा। दिसंबर 2024 तक मंदिर को पूरी तरह बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही मंदिर की 800 मीटर की परिधि में 6 मंदिरों वाले परकोटे का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा मंदिर में मूलभूत सुविधाएं भी विकसित की जा रही हैं। श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में श्री सप्तऋषि मंदिर का निर्माण कार्य किस तरह तेजी से चल रहा है, उसकी ये तस्वीरें हैं। दावा किया जा रहा है कि दिसंबर 2025 तक संपूर्ण मंदिर परिसर का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा। जारी मंदिर निर्माण के बीच रामलला अपने आसन पर विराजमान हैं, जहां हर रोज राम भक्तों की टोली अपने आराध्य की आराधना करने के लिए पहुंचते हैं। जहां चुनावी नतीजों के बाद पहली बार योगी आदित्यनाथ मंदिर में दर्शन करने पहुंचे थे। हालांकि इससे पहले 12 जुलाई को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पूरे मंत्रिमंडल के साथ रामलला का दर्शन करने पहुंचे थे। 21 जून को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अयोध्या पहुंचकर रामलला का दर्शन किया था। उससे पहले 8 जून को असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा 11 सांसदों के साथ रामनगरी पहुंचकर रामलला की पूजा अर्चना की थी। अब स्वयं योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर में रामलला का दर्शन किया है। मंदिर पहुंचे, दर्शन किया, आराधना की। उसके बाद सीएम सीधे जो है कमिश्नर के सभागार में पहुंचे। वहां पर अयोध्या के सभी अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था को लेकर बैठक की और जो सबसे महत्वपूर्ण बैठक थी वो सर्किट हाउस में हुई। दरअसल शाम ठीक 6:50 पर सीएम योगी जो है वो सर्किट हाउस पहुंचे हुए थे। करीब 1 घंटे तक जो अयोध्या के जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ बैठक हुई। इसमें जो प्रभारी मंत्री हैं उनको बुलाया गया था। इसके अलावा तमाम अधिकारी जो थे वो भी मौजूद थे। कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो 10 सीटों पर बाई इलेक्शन होने वाले हैं उसकी कमान खुद सीएम योगी ने अपने हाथों में संभाली हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये अयोध्या दौरा इसलिए भी अहम है क्योंकि चंद घंटे पहले ही लखनऊ के पावर सेंटर में यूपी बीजेपी के शीर्ष नेताओं का जमावड़ा लगा था। मुख्यमंत्री आवास पर हुई इस बैठक में सीएम योगी के अलावा उनके दोनों डिप्टी सीएम यानी केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक मौजूद थे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और महासंगठन मंत्री डॉक्टर धर्मपाल सिंह थे। इसमें तय किया गया कि जिस 10 सीटों पर उपचुनाव होना है वहां का मोर्चा यही 5 बड़े नेता संभालेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ को कटेहरी और मिल्कीपुर विधानसभा सीट की जिम्मेदारी मिली है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को फूलपुर और मंझुआ, तो ब्रजेश पाठक को सीसामऊ और करहल सीट की कमान सौंपी गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को कुंदरकी और मीरापुर, तो संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह को गाजियाबाद और खैर सीट की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब यही 5 बड़े नेताओं के कंधों पर उपचुनाव की जिम्मेदारी है। दरअसल लोकसभा चुनाव के बाद खाली हुई विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। इन 10 सीटों में से 5 सीटें पहले समाजवादी पार्टी के पास थीं, 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट आरएलडी और 1 सीट निषाद पार्टी के पास थी। लेकिन इन 10 सीटों में से सबसे महत्वपूर्ण सीट मिल्कीपुर बनी हुई है, जिसपे चुनाव सबसे दिलचस्प होने जा रहा है। वही मिल्कीपुर जो अयोध्या जिले में है, जहां के विधायक अवधेश प्रसाद फैजाबाद के सांसद बने, वही मिल्कीपुर जिसके सियासी अस्तित्व में आने के बाद से वहां पर अब तक सिर्फ 2 बार ही बीजेपी जीत पाई है, वो भी तब जब भगवा पार्टी की प्रचंड लहर थी। ऐसे में जब योगी आदित्यनाथ ने खुद मिल्कीपुर में बीजेपी की विजय पताका लहराने की जिम्मेदारी ली है, तो सवाल है योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर की जिम्मेदारी खुद क्यों ली है? जहां सिर्फ 2 बार बीजेपी जीती वहां योगी कमाल कर पाएंगे?
क्या भदरसा रेप कांड का सियासी असर मिल्कीपुर पर पड़ेगा? इन तमाम सियासी सवालों का जवाब जानने से पहले ये जान लीजिए कि इस वक्त यूपी के मुख्यमंत्री सियासी तौर पर दोनों छोर पर खड़े हैं। लोकसभा चुनाव में अनपेक्षित परिणाम आने के बाद एक तरफ जहां उनके अपने भी सवाल उठा रहे हैं, उनके अपने ही डिप्टी बार बार सरकार और संगठन की माप बता रहे हैं, तो दूसरी ओर अखिलेश यादव आक्रामक हैं। केशव मौर्य की आड़ में सियासी प्रहार कर रहे हैं। सिर्फ केशव मौर्य नहीं, अवधेश प्रसाद को हथियार बनाकर भी लगातार संकेतों में प्रहार कर रहे हैं। फैजाबाद के सांसद को प्रतिष्ठा के प्रत्यय से महानता का पर्याय बताकर कुछ यूं योगी पर नश्तर चला रहे हैं। लोकतंत्र रक्षक सेनानी आइए, लोकतंत्र रक्षक सेनानी ये खड़े हमारे साथ, अवधेश जी, राजा अयोध्या। अखिलेश यादव ने फैजाबाद के सांसद को 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी की जीत की प्रतिमूर्ति बना दिया, तो राहुल गांधी अवधेश प्रसाद के आदर में शब्दों का पिरामिड बनाकर उनको शीर्ष पर बिठाए हुए भगवा राजनीति पर चोट कर रहे हैं। जो मूवमेंट अडवाणी जी ने चालू की थी, उस मूवमेंट को जिसका सेंटर अयोध्या था, उस मूवमेंट को इंडिया गठबंधन ने अयोध्या में हरा दिया है। ऐसे ही शब्द योगी आदित्यनाथ को बार बार शूल की तरह चुभ रहे हैं। यही वजह है कि अयोध्या का मिल्कीपुर प्रतिष्ठा योगी आदित्यनाथ की प्रतिष्ठा से जुड़ चुका है। उन्होंने मिल्कीपुर को जिताने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है, ये जानते हुए भी कि 1967 में ये विधानसभा वजूद में आया था। तब से सिर्फ 1967 में यहाँ से जनसंघ जीता था और फिर 1991 में बीजेपी जीती। 2017 में भी बीजेपी ने यहाँ से जीत दर्ज की। कभी कम्युनिस्ट पार्टी का गढ़ रहे मिल्कीपुर में 1998 से 5 बार समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की है। अवधेश प्रसाद 2 बार यहाँ से विधायक रहे हैं। 2022 की विधानसभा चुनाव में अवधेश प्रसाद ने बीजेपी के गोरखनाथ को 12,923 वोटों से हराया था। इस बार चर्चा है कि समाजवादी पार्टी अपने नए नवेले पोस्टर बॉय यानी अवधेश प्रसाद के जरिए परिवारवाद को विस्तार देगी। अवधेश प्रसाद के सुपुत्र अजीत को समाजवादी पार्टी में टिकट का सबसे तगड़ा दावेदार बताया जा रहा है। पिछले दिनों समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष पारसनाथ यादव ने संकेतों में ही उनकी दावेदारी की बात कही थी, लेकिन शीर्ष नेतृत्व ने अभी फैसला नहीं किया है। दूसरी ओर बीजेपी की ओर से कई नामों की चर्चा है, लेकिन अभी कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है। भगवा पार्टी इसलिए भी मिल्कीपुर को लेकर माथापच्ची कर रही है क्योंकि वहां के उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड बेहद शानदार रहा है। मिल्कीपुर विधानसभा सीट 1967 में बनने के बाद से अभी तक 2 बार उपचुनाव हुए हैं और अब तीसरी बार चुनाव होने जा रहे हैं। मिल्कीपुर सीट से विधायक रहते हुए लोकसभा पहुंचने वाले मित्रसेन यादव पहले और अवधेश प्रसाद दूसरे नेता हैं। 1998 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर मित्रसेन यादव सांसद बन गए तो उनकी जगह मुलायम सिंह ने रामचंद्र यादव को चुनावी मैदान में उतारा। समाजवादी पार्टी के रामचंद्र यादव ने जीत हासिल की। 2004 में समाजवादी पार्टी के तत्कालीन विधायक आनंद सेन यादव विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा देकर बीएसपी में शामिल हो गए थे। इसके बाद उपचुनाव हुए तो सपा के रामचंद्र यादव फिर से विधायक बने। उस बार उन्होंने बसपा प्रत्याशी आनंद सेन यादव को करीब 35,000 वोटों से मात दी थी। अब अवधेश प्रसाद के सांसद बन जाने के बाद उपचुनाव हो रहे हैं तो समाजवादियों का हौसला बुलंद है। उपचुनाव को लेके भारतीय जनता पार्टी भले अयोध्या में डेरा डाले हो, माननीय मुख्यमंत्री जी डेरा डाले हो, लेकिन समाजवादी पार्टी का पीडीए फॉर्मूला हिट है। समाजवादी पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी से बेरोजगारी को लेके, महंगाई को लेके सवाल पूछ रही है। अयोध्या को लेकर जनता जान चुकी है कि ये वो लोग हैं जो धर्म के नाम पर व्यापार करते हैं। अयोध्या में हजारों हजार घर गिराए गए, उनको मुआवजा नहीं दिया। जो सड़कें बनी वहां भ्रष्टाचार हुआ, मंदिर की जमीन के खरीद के नाम पर बंदर बांट हुआ। तो ऐसे व्यापारी लोगों को अयोध्या ने पहले ही नकार दिया है, उपचुनाव भी नकारेगी। समाजवादी पार्टी के नेताओं के आत्मविश्वास की दीवार को ढहाने की चुनौती योगी आदित्यनाथ ने स्वीकार की है। पिछले 7 सालों से देश के सबसे बड़े सूबे की सत्ता पर काबिज योगी अच्छी तरह जानते हैं कि 24 के चुनाव में फैजाबाद हारने की जड़ में क्या है। दरअसल में बीजेपी की तमाम आंतरिक रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि हार की मुख्य वजह तत्कालीन सांसद लल्लू सिंह का संविधान बदलने को लेकर बयान था। इस बयान के बाद में समाजवादी पार्टी ने इसे हाथों हाथ लिया और जबरदस्त तरीके से इसे फैलाया, जिसके बाद में जो दलित वोट बैंक था वो भारतीय जनता पार्टी से दूर चला गया
और दूसरी वजह रही राम मंदिर। जी हां, राम मंदिर बनने के बाद में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर था। वो ये मान के चल रहे थे कि राम मंदिर और मोदी के चलते वो चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन उपचुनाव में योगी हर समीकरण को साध कर आगे बढ़ रहे हैं। एक काट की हंडिया बार बार नहीं चढ़ने वाली है, तो उसका समय पूरा हो गया है, पूरा हो गया है, अब नहीं चलने वाला। 24 के चुनाव में अप्रत्याशित झटका लगने के बाद होने वाली इस परीक्षा में योगी आदित्यनाथ कोई चूक नहीं करना चाहते हैं। चुनावी बिसात पर सीधी हुई चाल चलने की कोशिश में है। इसी की पहली कड़ी अयोध्या आगमन है और ये सब तब हुआ है जब अयोध्या में मिल्कीपुर से सटे बीकापुर में प्रचंड पाप हुआ है और सवालों के चक्रव्यूह में समाजवादी पार्टी है। जिस शख्स पर गैंगरेप का आरोप है वो समाजवादी पार्टी का नेता है। अब तक समाजवादी पार्टी ने आरोपी मोहित खान पर कोई कार्रवाई नहीं की है। उल्टा समाजवादी पार्टी डीएनए और नार्को टेस्ट की बात कर रही है। इस कांड को लेकर सांसद अवधेश प्रसाद का रवैया सवालों में है। अब तक ना तो सांसद और ना ही उनका कोई प्रतिनिधि पीड़ित के घर गया है। दूसरी तरफ बीजेपी पहले दिन से आक्रामक है। योगी आदित्यनाथ खुद पीड़िता की मां से मिल चुके हैं, हर संभव मदद का भरोसा दे चुके हैं। पीड़ित परिवार आश्वस्त है। भदरसा में पीड़ित बच्ची के घर पर सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। योगी आदित्यनाथ अति पिछड़े समाज से आने वाली इस बच्ची के जरिए अखिलेश की पीडीए वाली दीवार पर चोट कर रहे हैं। मैं अयोध्या में मोइन खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया और यह अति पिछड़ी जाति से जुड़ी हुई एक बालिका से जुड़ा हुआ मामला है और इस प्रकार की घटिया हरकत में वह लिप्त है, लेकिन तब भी उसको हल्केपन से उड़ाने का काम यानी हल्केपन से लेने का काम होता है। अखिलेश की पीडीए फॉर्मूले में बीजेपी के सेंधमारी प्लान के बीच जिस तरह भदरसा कांड हुआ है, उसके बाद से समाजवादी पार्टी बैकफुट पर है। जिस तरह पापियों के पक्ष में समाजवादी पार्टी की ओर से परोक्ष और अप्रत्यक्ष तर्क गढ़े जा रहे हैं, उसने समाजवादी पार्टी के सियासी गणित को बिगाड़ दिया है। यही वजह है कि बीजेपी नेताओं को उम्मीद नहीं बल्कि यकीन है कि मिल्कीपुर में बीजेपी जबरदस्त वापसी करेगी। अब जरा समझिए कि जिस मिल्कीपुर के आश्रय योगी आदित्यनाथ अयोध्या वाली राजनीतिक प्रतिष्ठा को वापस पाना चाहते हैं, वहां का जातीय गणित क्या है। ब्राह्मण 60,000 हैं, यादवों की आबादी 55,000 है, पासी के 55,000 लोग हैं, मुस्लिम 30,000 हैं। इसके अलावा ठाकुर और बाकी दलित 25,000 हैं। कोरी की आबादी 20,000 है, जबकि चौरसिया 18,000 के करीब है। वैश्य की आबादी 12,000, पाल 7,000, मौर्य 5,000 और अन्य 28,000 है। मिल्कीपुर सुरक्षित सीट है। यहाँ खुद योगी के मोर्चा संभालने के बाद क्या असर होगा, उसे समझने के लिए टाइम्स नाउ नवभारत की टीम लोगों के बीच पहुंची। जो माहौल चल रहा है, अवधेश प्रसाद को जनता ने नकार दिया है। दोनों सीट उनको चाहने की लोभ में जनता एकदम नकार दी कि क्या दोनों सीट चाहिए, और यहाँ पर बीजेपी निश्चित तौर से जीतेगी उपचुनाव। पर ने झूठा वादा करके सब करके सांसद जीत लिए हैं। अब की बार यहाँ कुछ चलने वाला है, भाजपा की जीत होगी। चुनाव में माहौल यहाँ भाजपा है। आप बताइए भाई साहब, क्या रहेगा उस चुनाव का माहौल? बीजेपी। क्यों बीजेपी है? अब इसमें अब क्या बताएं, आप जान ही रहे हैं। अवधेश मंत्री जी विधायक थे और देख लीजिए एक बलात्कार हुआ। इसके पहले विधायक थे तो अमानीगंज में ही नदीम वाला प्रखंड था, उसमें भी बलात्कार हुआ है। जब भी इनकी सरकार आई है बलात्कार हुए हैं। देखिए, विकास की बात अगर करें तो विकास की बात जो भाजपा ने कर दिया है वो आज तक किसी पार्टी ने नहीं किया था। बात रही उपचुनाव की, तो उपचुनाव भी जिसने विकास किया है, जाहिर सी बात है उपचुनाव वही जीतेगी। इस चुनाव में भाजपा ही जीतेगी। क्यों? अवधेश प्रसाद यहाँ पे दिखाई ही नहीं पड़ते हैं। पहले बार जीते थे तो नहीं दिखाई पड़े, कुछ काम नहीं किया। अब की बार वोट तक नहीं मांगने आए। अवधेश प्रसाद निकल गए हैं किसी तरीके से, लेकिन आगे मिल्कीपुर की जनता केवल बीजेपी को ही चाह रही है। यही वजह है कि आदित्यनाथ आक्रामक अंदाज में हैं। अयोध्या में रामलला से जीत का अखंड आशीर्वाद लेकर मिल्कीपुर को साधने में जुटे हैं। मिल्कीपुर के जरिए वो एक और अखिलेश यादव के अयोध्या वाले अति अविश्वास पर चोट करने की तैयारी में हैं, तो दूसरी ओर उन अपनों को साफ, सरल और स्पष्ट संदेश देना चाहते हैं, जो चुनावी नतीजों के बाद से उन पर संकेतों में लगातार सवाल उठा रहे हैं।
हालांकि ये वो अच्छी तरह जानते हैं कि तमाम समीकरण समाजवादी पार्टी के पक्ष में हैं, क्योंकि सबको चौंकाने की तैयारी में जुट चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।